मर्डर हो सकता है। और उनकी स्टेटमेंट पे जैसा बताया एसपी साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हरियाणा के भिवानी से 19 साल की शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला अब एक ऐसी पहेली बन गया है जिसने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन एक सनसनीखेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ ला दिया है। एक प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मनीषा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके कपड़े फटे होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका की सलवार आगे से फटी हुई थी, नाड़ा खुला हुआ था और उस पर संघर्ष के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब शव मिला था तो पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में भी गलत काम करके गला रेतकर हत्या की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में चोटों के जिक्र करते हुए कहा गया है कि निशान लाल थे, जिसका मतलब यह है कि ये चोटें मौत से पहले दी गई थी जब मनीषा जीवित थी। लेकिन इन तमाम आशंकाओं के बावजूद पुलिस का दावा है कि जांच में यह सामने आया है कि शिक्षिका ने जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस के इस दावे को मनीषा का परिवार सिरे से खारिज कर रहा है। न्याय की मांग को लेकर परिवार और गांव वाले धरने पर बैठे हैं। न्याय की मांग को लेकर परिवार और गांव वालों ने धरना प्रदर्शन भी किया। आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहीं मनीषा के पिता संजय का कहना है कि प्रशासन कह रहा है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। मुझे न्याय चाहिए। परिवार की मांग के बाद अब इस केस की जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी है और सच की तह तक जाने के लिए शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल में कराया जा रहा है। एक तरफ पुलिस का आत्महत्या का दावा, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे और परिवार के गंभीर आरोप। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच और एम्स की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएगी और बताएगी कि मनीषा की मौत का असली सच क्या है, आत्महत्या या एक क्रूर हत्या। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, हम सब जानते हैं कि ये रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और काबिल डॉक्टर हैं, और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियाँ भी इसमें निकल करके और सीबीआई की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें और ये इस तरीके के लोग
पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म के की वजह से तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है, और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा। इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, और हम जो जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ। वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी, और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की। देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फोरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया, और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। तो उसमें तो ऐसा है कि ये जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास, कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे एफआईआर की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, डीडी एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर क्राइम इन इंडिया जो एनसीआरबी जो इसको पब्लिश करती है, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सन के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं, होते सब जगह हैं, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। अभी जो फाइंडिंग्स आई हैं इसमें, जो बोर्ड ले लिए हैं, पुलिस ने कुछ केस रजिस्टर किए हैं या ये सीबीआई ही करेगी? नहीं, केस तो हमारा पहले, देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई, तो उसमें आपने ऐड किया। अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को भेज जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि CFS में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये खरीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। बार एक ही सवाल उठाया गया सर कि जो वहाँ पर स्कूल था, जिस कॉलेज में जाने की बात कही गई थी, उस कॉलेज के बारे में कोई डिटेल्स या किसी तरह की कोई
बात नहीं आई कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज मिली हो या इस तरह की कोई बात आई हो? क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई थी? कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सामने आई? सारा इंसिडेंट सर कैसे वक्त की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। बता देंगे ऐसे ऐसे ये हुआ तो थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। वो डिटेल्स फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है। और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने। और दुकानदार के फिर बयान भी आए, उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया। और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस केस के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा। और उसने देखा कुछ जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया। तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलकर उसको उठाया तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया, सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की और हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है और एक जन भावना भी थी, उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा तो हम सीबीआई को देंगे। उसके पास में जो मिला था वो पहले शो नहीं किया था। देखिए कि ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पोस्टमार्टम हुए, उनमें उन्होंने कुछ टेस्ट बताए और शुरू में जिस तरीके से वो उसको खाया हुआ था नेक को, तो वो हमें भी ये लगता था कि ये मर्डर हो सकता है। और उनकी स्टेटमेंट पे जैसा बताया एसपी साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी तुरंत पहले दिन के बाद ही जैसे ही ये डेड बॉडी मिली। तो जो सुसाइड नोट की बात है ये भी मिल गया, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जाती है, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारी हर जिले में एक सीन ऑफ क्राइम टीम है जिसको एक SSO सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हेड करते हैं और उन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी भी करते हैं सारे सीन की। तो केवल एक नोट नहीं था, एक पॉलीथीन में उसमें कई और पर्सनल चीज़ें, बैग वगैरह भी था, तो वो सारी चीज़ें मिली थी डे 1 पे उनको। जो आप कह रहे हैं पब्लिक करने की बात, तो वो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन को डे 1 से हम पब्लिक नहीं करते। उसका कोई ऐसा वो तभी है जब उसकी हमें ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है। तो पब्लिश नहीं किया सर, वो मीडिया के थ्रू व्यक्तिगत चिट्ठियाँ बच्चों की हम पब्लिश करें वो ठीक नहीं होता। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी स्टेटमेंट देगी वो एक नफी तुली स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसी हिसाब से दी जाए। बीजेपी हरियाणा समझते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अब ये तमाम माहौल जो है शांत पूरी तरह से। हाँ, इस वक्त बिल्कुल शांत है और जैसा मैंने बताया कि ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया इनको हम ज़रूर चिन्हित करेंगे और ये अपनी गतिविधियों में भविष्य में कभी कामयाब ना हो पाए इसका इंतजाम। 24 घंटे के लिए इंटरनेट की अवधि और बढ़ाई गई, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया 24 घंटे के लिए, और तो लोगों को बेहद परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मुझसे परेशानियां होती हैं, पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं।
और कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।